सौम्या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। सौम्या की परेशानी को उसके घर में कोई नहीं समझता था। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सौम्या को हर वक्त अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि सौम्या ने अपने पति अनिल के साथ लव मैरिज की थी और इसी वजह से सौम्या की सास उसे पसंद नहीं करती थी। सौम्या कुछ भी काम करती, उसकी सास उसमें मीन मेख निकालकर हमेशा उसे उल्टा सीधा सुनाती, लेकिन सौम्या चुपचाप सब कुछ सुनती रहती। उसने कभी अपनी सास की किसी बात का पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ सौम्या? इस तरह रोने से क्या होगा? मैं क्या करूं अनिल, तुम्हारी मम्मी जब देखो तब कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमसे लव मैरिज ही तो की है। मैं जानता हूँ सौम्या, मम्मी तुम्हारे साथ गलत करती है। देखो, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ, कह दूंगा उनसे कि वो तुमसे इस तरह से बात ना करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपकी और मम्मी के रिश्ते में दरार आ जाएगी और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगले दिन, सौम्या जरा इधर आना। ये देखो, फ्रिज में सब्जी 2 दिन से खराब हो रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बहू? सॉरी मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सॉरी मम्मी जी कहने से क्या होगा? अरे मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। अपने मायके से लाई हो क्या पैसे? अरे वो देता है पैसे सब्जी लाने के, आए दिन पैसे बिगाड़ती रहती है उसके। सौम्या चुपचाप सफाई करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, वो सौम्या को अपने मायके जाना था, 2 दिन के लिए उसकी मम्मी ने बुलाया है। हाँ हाँ तो जाए ना, किसने मना किया है? मैं कभी कुछ कहती हूँ क्या? वैसे भी इसकी अपनी मर्जी चलती है हर वक्त। मम्मी जी, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ? मेरा मतलब, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब जब अनिल ने पूछ ही लिया है, मैंने उसे परमिशन दे दी है, तो तुम इतना भला बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे जाओ जाओ जाओ। सौम्या 2 दिन के बाद अपने मायके से वापस आती है। मम्मी जी, ये मेरी माँ ने मिठाई भिजवाई है आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और मम्मी जी, आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, माँ ने दी है, कहा था आपको बहुत पसंद आएगी। बहू, तुम्हारे यहाँ ससुराल वालों के लिए ऐसी मिठाई भिजवाते हैं क्या? तुम्हारी माँ को इतनी भी अकल नहीं? अरे कुछ ढंग का रख देती, ड्राई फ्रूट रख देती, और इस तरह की साड़ी मैं बिल्कुल नहीं पहनती। इसको कहीं लेने देने में काम में ले लूंगी। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद, आजकल तो कितना भी काम कर लो, ऑफिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ अनिल बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं मम्मी, इस साल भी इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन तनख्वाह उतनी की उतनी ही है। अब वो क्या है ना बेटा, आजकल के ज़माने में तो मियाँ बीवी दोनों ही कमाए तो अच्छा, अकेले तुम्हारे कमाने से घर थोड़ी ना चलेगा। बात तो आपकी सही है मम्मी, लेकिन सौम्या को वक्त ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तो घर के काम में ही निकल जाता है। हाँ, जब इसके घर वाले शादी की बात करने आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारी बेटी इतनी पढ़ी है उतनी पढ़ी है। अब क्या हुआ? क्यों सौम्या जी, कुछ बोलेंगी आप? मम्मी जी, अगर मैं भी जॉब करने चली जाऊंगी तो फिर घर का ख्याल कौन रखेगा? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे सारा दिन तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। 2 पैसे कमाओ तो थोड़ा घर के खर्च में हाथ बटाने को मिले। मम्मी जी, लेकिन बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे तो घर पर रहना ही पड़ेगा ना। अगर मैं भी नौकरी करने लगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप ने तो बड़ी बड़ी बातें बनाई थी, हमारी बेटी आपको इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, यह करेगी वो करेगी। क्या हुआ उन सब का? सौम्या चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रह जाती है। सौम्या की सास उसे ताने मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कुछ दिनों के बाद अनिल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। माँ, अब मुझे और सौम्या को दूसरे शहर जाना पड़ेगा, कुछ दिन की बात है, मैं फिर से यहीं आ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, वैसे भी सौम्या कौन सा दिन रात मेरे पैर दबाती रहती है।
कुछ दिनों के बाद अनिल और सौम्या दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाने के बाद सौम्या की नौकरी लग जाती है। अब सौम्या भी अच्छे पैसे कमाने लगी थी। सौम्या और अनिल जब वापस अपने घर आते हैं। अरे अनिल बेटा, कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। अब तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। मम्मी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ना, सौम्या की भी जॉब लग गई है, कैसे काम चलेगा? सौम्या बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मेरा सर तो दबा दे। लेकिन मम्मी जी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। आप कहे तो मैं आपके लिए कोई मेड लगवा देती हूँ। ठीक है, जाओ ऑफिस। अगले दिन, मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो दोपहर का खाना आप खुद से बना लेना। एक्चुअली मैं तो शाम को भी देर से ही आऊँगी। हाँ ठीक है भाई, बना लूंगी। अब तुम नौकरी जो करती हो। कुछ दिनों के बाद सौम्या का भाई सौम्या के मायके में उससे मिलने आता है। आओ आओ बेटा, कैसे हो? तुम्हारी बहन तो नौकरी करने लगी है, इसलिए किसी की एक नहीं सुनती बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। हमारी सौम्या बहन तो बहुत समझदार है। ये मिठाई लाया था आपके लिए। अच्छा ठीक है, रख दो। मम्मी जी, ज़रा मिठाई ठीक से चेक कर लेना, आपकी पसंद की है या नहीं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आते वक्त खुद के पैसों से खरीद लूँगी। ऐसा क्यों कह रही हो सौम्या? वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं अपने मायके से कुछ लेकर आती थी, मम्मी जी को पसंद नहीं आता था। देखो अनिल, मैं अपने माँ बाप को भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शादी के बाद उन्हें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं पैसे कमाती हूँ, मम्मी जी को उनकी पसंद की मिठाई लाकर दे सकती हूँ। अरे नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे माँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आपने सौम्या को इतने सालों तक बहुत उल्टा सीधा सुनाया है। यहाँ तक कि मम्मी जी को तो मेरा किया हुआ कोई काम भी पसंद नहीं था, और इसलिए मैंने घर के सारे काम करना छोड़ दिया, ऑफिस जाकर जॉब करने लगी। आप यही तो चाहती थी ना कि मैं घर में कुछ पैसे कमा कर लेकर आऊं। मुझसे गलती हो गई बहू। जब तुम घर में रहती थी तो जब मर्जी आए मैं तुमसे अपना सर दबा लेती थी, अपना काम करवा लेती थी, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी जी, ऐसा ही होता है, वक्त वक्त की बात है। वैसे आपकी उल्टी सीधी बातों ने मेरी तो जिंदगी बना दी। अगर आप मुझे इतना उल्टा सीधा ना सुनाती ना, तो मैं कभी जॉब के बारे में सोचती भी नहीं, और आज इतनी सक्सेसफुल भी नहीं होती। सौम्या की सास को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने सौम्या के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, लेकिन अब ये वो भी समझ चुकी थी कि सौम्या पहले की तरह बेजुबान बहू नहीं रही। अब उसने जवाब देना और बोलना सीख लिया था। कहानी है कानपुर शहर की, जहां एक मोहल्ले में गुप्ता जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुप्ता जी के 2 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से बड़ा बेटा महेश कानपुर में सिंचाई विभाग में कार्यरत है। उसकी पत्नी रितु सुंदर, सुशील और गृह कार्य में बहुत अच्छी है। वो ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखती है। गुप्ता जी का छोटा बेटा सुरेश बिजली विभाग में अभियंता के रूप में कार्यरत है। मुझे लगता है अब हमें सुरेश की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही मैरिज ब्यूरो में जाकर बात करता हूँ। कुछ दिन बाद खाने के टेबल पर, सुरेश, मैंने तुम्हारे लिए शादी का एक रिश्ता देखा है, तो हम सोच रहे हैं कि इस रविवार हम लड़की वालों को घर बुला ले। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे, अभी शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तुम्हारी भी उम्र हो रही है, तुम्हारी बात तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस रविवार को लड़की वालों को अपने घर बुला रहा हूँ, तो इस रविवार किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम मत रखना। आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना शादी की बात की क्यों? ये मेरी जिंदगी है। तब महेश सुरेश को डांटता है। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम पापा से? हैं? वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। ये कहकर सुरेश खाने के टेबल से उठ जाता है। कुछ दिनों बाद एक शाम घर की घंटी बजती है। अरे बहू, देखना तो जरा कौन आया है। जी मम्मी जी, देखती हूँ। रितु दरवाजा खोलती है और एकदम से चौंक जाती है। भैया, आप? और ये कौन है?
दरवाजे पर सुरेश एक लड़की के साथ खड़ा होता है। दोनों के गले में वरमाला और लड़की की मांग में सिंदूर होता है। बहू की आवाज सुन मिसेस गुप्ता भी दरवाजे पर आ जाती हैं। सुरेश, ये लड़की कौन है? मम्मी, इसका नाम ऋचा है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर मिसेस गुप्ता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये लड़का तो समाज में नाक कटाया। अरे ये तूने क्या कर दिया बेटा? मम्मी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे और कोई रास्ता ना मिलने पर हम दोनों ने ये कदम उठाया। आप लोग बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए। सुरेश के इस फैसले से पूरे घर में कोहराम मच जाता है। सभी लोग सुरेश से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अपने बेटे को आखिरकार अपना ही लेते हैं। धीरे धीरे समय के साथ गुस्सा शांत हो जाता है और वो सुरेश को माफ भी कर देते हैं। लेकिन ऋचा के लिए उनकी नफरत कम नहीं होती। घर के सभी लोग ऋचा को बस नापसंद करते हैं और हमेशा उसकी हर चीज को अनदेखा करते हैं। और शादी करी भी तो कम से कम किसी ढंग की लड़की से करता। क्या इस आधी गूंगी को हमारे सर लाकर बिठा दिया? ना जाने सुरेश को आखिर इस संधि में क्या दिखा। घर का ऐसा माहौल देख धीरे धीरे रितु का भी व्यवहार घर वालों के प्रति बदलने लगा। सच्चाई ये थी कि जिस तरह सास छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी, उसी तरह रितु भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। उसे बस घर की मालकिन बनना था, लेकिन सास ससुर के होते हुए उनके सामने रितु की घर में एक नहीं चल पाती और ऋचा के आने से उसे अपने दिल की पूरी करने का मौका मिल गया था। छोटी तो आधी गूंगी है, क्यों ना अब मैं घर में इसकी छवि खराब कर अपने पति के साथ जायदाद का बंटवारा कर लूं, फिर आराम से रानी बनकर रहूंगी। ऋचा भले ही देख या बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो घर के हर काम में सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन ऋचा खाना बना रही थी, तब रितु ने रसोई में काम करते हुए शांति से उसकी सब्जी में मिर्च डाल दी, जिस पर जैसे ही सबने खाना शुरू किया तो पहला निवाला मुंह में डालते ही एकदम से मिसेस गुप्ता चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या बना दिया तूने? हमारा तो पूरा मुंह जला दिया। अब क्या चाहती है कि हम लोग भी खाना ना खाएं? इतनी तेज मिर्च डाली है कि मुंह से आग निकल जाए। यहाँ तो शांति से खाना खाना भी मुश्किल है। अब से तू खाना नहीं बनाएगी। हमें वैसे भी तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। हम बड़ी बहू से ही खाना बनवा लिया करेंगे। बड़ी बहू, कल से तुम ही खाना बनाया करना। रितु मन ही मन खुश तो बात हुई, लेकिन ऋचा बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने खाने में मिर्च नहीं डाली है। परंतु उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उससे तेज मिर्च पड़ कैसे गई। समय बीतता गया। रितु कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ऋचा को परेशान करती, जिससे पूरे परिवार में रितु की पहले से बिगड़ी छवि और ज्यादा खराब हो गई। अब तक उसे समझ में आ गया था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसे बस घर में प्यार और शांति चाहिए थी। दिन बीतते हैं और एक दिन, सुनो भाई, आज चुटकी के लिए एक रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, अच्छा काम करता है और अच्छे परिवार से भी है, तो क्यों ना इसकी शादी भी तय कर दी जाए। हाँ, ये बात तो सच है। अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर दी जाए। हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मिस्टर गुप्ता ने ये सारी बात खाने पर दोनों भाइयों को बताई और कहा कि तुम दोनों भाइयों को ही इस शादी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। दोनों भाई खुशी खुशी तैयार हो गए। शादी तय हो गई। शादी में मिसेस गुप्ता ने अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाए, लेकिन उन्हें देख रितु के मन में लालच आ गया। वाह, कितने सुंदर गहने हैं। मेरी शादी पर तो सासू माँ ने ऐसे गहने नहीं दिए थे। अब तो इन्हें मैं ही रखूंगी। ऐसा सोच रितु वो सारे असली सोने के गहने हटाकर उनकी जगह नकली गहनों को रख देती है, जिसके बाद जैसे ही वे गहने फंक्शन में सबके सामने आते हैं तो लड़की की माँ उन गहनों को देखते ही एकदम से हाथ में उठा लेती है। ये तो बहुत हल्के हैं, लग रहा है मानो नकली हो। उनकी बात सुन मिस्टर गुप्ता भी उन गहनों को हाथ में उठाते हैं और उन्हें भी कुछ शक होता है, लेकिन अब वो भी कुछ बोल नहीं पाते और ये बात फंक्शन में आए लोगों के सामने उनकी बेइज्जती का विषय बन जाती है, जो ऋचा से सहन नहीं होता और वो इशारे से सुरेश को सब बता देती है कि उसने भाभी को क्या बोलते सुना।
पहले तो सुरेश उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर वो भाभी की सारी बातें उसे बताती है, जिसके बाद वो सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता देता है। मुझे यकीन नहीं होता कि रीतू बहू ऐसा कर सकती है। माँ, रीचा भी झूठ क्यों बोलेगी? उसे ये सब करके क्या मिलेगा? घर में सबके बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद आखिर में गुस्से में महेश अपनी पत्नी को सच्चा साबित करने के लिए उसके सामान की तलाशी के लिए तैयार हो जाता है, जिसे रीतू रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो सारे असली गहने वहीं से निकलते हैं, जिसे देख महेश का सर झुक जाता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तूने अपने ही घर में चोरी की। उसी दिन से मिसेस गुप्ता का नजरिया बदल जाता है और ऋतु के दिल की बात भी पूरी हो जाती है। अब घर का बंटवारा हो जाता है, जिसमें सास ससुर छोटे बहू बेटे के साथ रहते हैं और अब वो रीचा को उसका पूरा सम्मान और प्यार भी देते हैं। आपकी बेटी के दांत तो बिल्कुल मोती जैसे हैं। हाँ, तो पूरे दांत का एक एक सैंपल बनवाया है बैठकर। हैं? कैसी बात कर रहे हैं? नेचुरल टीथ नहीं है क्या ये बहू के? हैं? आप भी ना किसकी बातों में आ रही हैं? ये तो कल को कह दे कि ये बेटी इनकी नहीं है तो आप मान लेंगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ छोड़ो ना, लड़की अच्छी है, हंसती है तो ये जबड़े चमकते हैं। अरे मजा आ जाता है इसे हंसता हुआ देखकर। देखिए, मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। देखो लड़की, हमारे घर की बहू बनना है ना, तो ये कहना बोलना भूल ही जाना। कहना नहीं, सिर्फ सुनना होगा यहाँ पर, समझ गई? लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। बेटा तू भी ना अपने अंदर के महात्मा गांधी को थोड़ी देर के लिए शांत कर ले। और मैं ये कह रही थी कि जरा अंदर तो जाना बेटा। माँ लड़की को अकेले में ले जाती है और फिर, लड़का दिख रही है कितना हैंडसम, और पैसे तो इतने हैं कि रोज 10 लाख की शॉपिंग भी करेगी तो भी पैसे कम ना हो, समझी? पर माँ मेरे दांत नकली है ना। अरे चुप हो जाना, किससे पता है कि तेरे दांत नकली है? कोई बीबीसी में क्या इंटरव्यू छपा है तेरा? है पगली। तभी सामने लड़के की माँ आ जाती है, जिसे लड़की की माँ देख लेती है। क्या चल रहा है माँ बेटी में? जरा हम भी तो जाने। कुछ नहीं बहन जी, वो क्या है ना, बिटिया कह रही है कि शादी करेंगे तो इसी लड़के से, नहीं तो जहर खा लेंगे। और हाँ, सास के सामने तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर माँ मैं तो। चुप, बिल्कुल चुप। कैसी बात कर रही हो? अभी तो कहा ना, समझी नहीं क्या बेटा? लड़की को 10 लाख रोज की शॉपिंग वाली बात याद आ जाती है। हम तो ये कह रहे थे कि दांत मोती जैसे जो दिख रहे हैं ना मेरे, वो असली मोती है। हाँ। क्या मतलब? पैसे देकर लगवाए क्या असली मोती? हाँ, वो पापा ने ना। तभी लड़की की माँ बात को संभालते हुए कहती है। कैसी सोच रखती है समधन जी, कहाँ मोती देकर दांत में लगवाया जाता है, हमें भी तो बताइए जरा। खैर, कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। हो जाती है बिना दांत वाली शशि की शादी रोहन से। फिर शादी के बाद एक दिन, हाय रे, यहाँ तो दांत निकाल कर रखने का मौका ही नहीं मिलता, सारे जबड़ों में जख्म हो गया है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक है ना? क्या ठीक है? जब से शादी हुई है माँ के घर नहीं गई। माँ के घर जाना है मुझे, कह देती हूँ साफ साफ। हाँ बात तो सही है। एक काम करते हैं, मैं ना कल की ही टिकट बुक कर देता हूँ माँ से पूछकर, फिर तुम थोड़े दिन अपनी माँ के घर होकर आना बस। माँ हटो ना, मैं जल्दी से अपनी ये नकली दांत निकाल कर रख दूं। वो क्या है ना, जख्म के कारण दर्द हो रहा है। बेटी नकली दांत निकालकर ग्लास में रख देती है, फिर माँ से कहती है, माँ वहाँ तो मौका ही नहीं मिलता है कि दांत निकाल कर रख दूं, सारा जबड़ा पकसा गया है। अरे बेटा, जीवन भर तुझे वहीं रहना है, बस दामाद जी को जाल में फंसा ले, फिर उसकी माँ कुछ नहीं कर पाएगी। माँ वो तो मैंने कर ही लिया है, वरना आज भी वो बुढ़िया मुझे कहाँ आने दे रही थी।
माँ बेटी की बात चल रही होती है कि वहां पति आ जाता है, जिसके सामने उसकी बीवी बिना दांत के बैठी होती है। अरे माँ, ये कैसे आ गए? हे भगवान, अरे बता तो देते कि आ रहे। वो तो बात की बात है, तुम ये बताओ कि बीवी होकर नानी माँ सी फीलिंग क्यों दे रही हो मुझे? वो क्या है ना, मेरे दांत नकली है। मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अरे एक बार कोशिश के परे जाकर कोशिश करती ना। ये ऐश्वर्या से दांत ये नकली थे। ये क्या हो गया? मैंने भी सोचा था कि आप अभिषेक जैसे लंबे हो गए, लेकिन निकले तो राजपाल यादव ही ना। तो रहने ही दीजिए, अब जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया, आपको भी करना ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन कभी माँ को पता चल गया ना तो वो तो बवाल उठा देगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? जब आप और बिट्टी नहीं बताएंगे तो क्या गांव का भूत आएगा इसकी पोल खोलने? अरे शादी हुई है आपकी बड़ी मुश्किल से, सब जानते हैं, समझिए। दामाद सास का ये रूप देखता है तो एकदम परेशान हो जाता है। आप खामखा परेशान हो रही है, चलो घर चलते हैं। 2-4 दिन रहकर बहू आ जाती है घर, जहां सासू माँ कहती है, क्या बात है बहू, तेरे तो सोशल साइट्स में भी लोग दांत की खूब तारीफ करते हैं। वो क्या है ना, परियों ने खुद डिजाइन किए मेरे दांत। कुछ दिन बाद, अरे ये इसके दांत देखें, कितने नकली लगते हैं ना। अरे कुछ मत बोल, उसके नकली भले ही है, लेकिन ये तो 1 नंबर की चालू और मुंह जवाब देने वाली है, कुछ ना बोली नहीं। तभी बहू सबकी बात सुन लेती है। क्या बात हो रही है? अरे मुझे बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख लेते आप। बोला था ना तुझे, 1 नंबर की बदतमीज है। अच्छा, और तुम ठीक हो? तुम्हारी पोल पट्टी खोलू क्या, जो सास के साथ तूने किया है? अरे रहने दे बहू, रहने दे। वो क्या है ना, कल तेरी सास ने कीर्तन पर बुलाया है तो समझ सकती है ना। अगले दिन सभी पड़ोसन ना चाहते हुए भी सास के बुलाए कीर्तन में बैठ जाती है। बहू, बूंदी के लड्डू खा ले। अरे कितनी प्यारी बहू है, ले बहू दही खा ले। बहू उस बात से अनजान कि न जाने क्या क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, जो जो ऑफर करे खाती जाती है, खूब खाती है। लेकिन फिर कीर्तन के वक्त, बोलो सच्चियां दरबार की जय। सभी भक्ति भाव से जोर से कहते हैं, जय। माँ के जयकारे लगाने में कंजूसी ना करे, जोर से माँ का नाम लेकर कहे, माता ज्योता वाली की। अब क्या था, बहू के अंदर का भक्त जाग उठता है और जोर से चिल्लाती है, माँ ज्योतो वाली की सदा ही जय। फिर क्या था, बहू जैसे ही जय का जयकार लगाती है, उसके मुंह से नकली दांत का सेट बाहर आकर गिर जाता है। देखो नकली दांत की बहू। देखो, मेरी बहू पर हंसने की जरूरत नहीं है, वो तो आजकल के रहन सहन और खान पान में ऐसा हो ही जाता है। बाकी मेरी बहू है बेस्ट बेस्ट।